विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। ये जो चैप्टर हम कर रहे थे पार्ट 5, उसमें कुछ छूटी हुई चीजें हैं वो आज करा रहा हूं। तो उसमें है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से संबंधित कुछ पॉइंट्स कराऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि वीटो, वीईटीओ, वी फॉर विक्ट्री, वीईटीओ, वीटो का मतलब समझना है। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है। इसका लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। जिसका अर्थ क्या होता है? आम भाषा में हम बोलते हैं वीटो मतलब क्या होता है? वीटो मतलब होता है मैं मना करता हूं। क्या करता है? मैं मना करता हूं या मना करना। बट मैं बोल रहा हूं कि लैटिन भाषा में इस शब्द का अर्थ क्या है? रोकना। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टता वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गई है। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति वीटो शक्ति का मतलब वीटो शक्ति का उल्लेख नहीं किया गया किसी भी अनुच्छेद में। किंतु संवैधानिक परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। संवैधानिक परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। ठीक है, सबसे पहले होता है आत्यंतिक वीटो। कौन सा? आत्यंतिक वीटो। इसको याद कर लीजिए, एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं। दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, नाम से ही पता चल रहा है। सस्पेंड मतलब सस्पेंशन वीटो, यानी कुछ समय के लिए सस्पेंड करना। क्या करना? तो सस्पेंशन वीटो। दूसरे को क्या बोलते हैं? निलंबनकारी वीटो को सस्पेंशन वीटो। और तीसरे तरह का वीटो होता है जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो। जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो। तो उसमें मैं बता रहा हूं सबसे पहले आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है, जब किसी विधेयक पर, विधेयक बोलते हैं बिल को, जब किसी बिल पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है तब विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भले ही उसको लोकसभा राज्यसभा दोनों ने अलग अलग क्या किया है, पास किया है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व समाप्त माना जाता है। इसे आत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो कहा जाता है। सामान्यतः इस वीटो शक्ति का प्रयोग गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में किया जाता है। अब अभी आगे जब हम संसद पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। सरकार के जब किसी व्यक्ति के द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सरकारी विधेयक। और जब सरकार के व्यक्ति से भिन्न किसी सांसद द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाता तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैर सरकारी विधेयक। इतना समझ में आ गया? तो डिटेल आगे पढ़ेंगे, उस पर लिखना भी होता है। बट मैं ये कह रहा हूं कि गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में ही आत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो का प्रयोग किया जाता है। सरकारी विधेयक के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग तब संभव है जब विधेयक को पारित करने वाली सरकार विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व अपना त्यागपत्र दे देती है। क्या करती है? त्यागपत्र दे देती है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति की आत्यंतिक वीटो शक्ति जो है वो मंत्रिमंडल की इच्छाधीन होती है। मैं यहां से क्वेश्चन पूछता, कौन सी वीटो पावर है राष्ट्रपति की जो कि मंत्रिमंडल के इच्छाधीन होती है? उसमें आंसर आएगा आपका आत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो। इस शक्ति का प्रयोग 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक के संबंध में भारत के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। इसके द्वारा। अब यहां पे मैं थोड़ा समझा दूं इस लाइन का मतलब कि जब ये बोल रहे हैं कि अधिकतर जो आत्यंतिक वीटो होता है, एब्सोल्यूट वीटो या पूर्ण वीटो का प्रयोग होता है, वो होता है गैर सरकारी विधेयकों पर। किस पर? गैर सरकारी विधेयक पर। क्या सरकारी विधेयक पर भी आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो या पूर्ण वीटो का प्रयोग हो सकता है? तो हाँ जी, हो सकता है। कब हो सकता है? आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं। माना सरकार में ये किसी गैर सरकारी विधेयक आया और जब विधेयक पास हो गया उसके कुछ दिनों बाद ही क्या हुआ, लोकसभा ने अपना मतलब लोकसभा डिसॉल्व हो गई। क्या हो गई? लोकसभा डिसॉल्व हो गई। तब इस पर हो सकता है, सरकारी विधेयक के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति। समझ में आया? जब पता है कि सरकार मतलब एक सरकारी विधेयक आया और सरकारी विधेयक आने के कुछ ही दिनों बाद क्या हो गया, सरकार गिर गई, सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, तो फिर उस विधेयक पर क्या किया जा सकता है? पूर्ण वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि राष्ट्रपति को भी पता है कि अब अगली सरकार आएगी,
अगली सरकार क्या कर सकती है, उस विधेयक पर क्या कर सकती है, विरोध कर सकती है अपना, है ना। तो उस पर क्या करेगा, वो आत्यंतिक वीटो का प्रयोग करेगा। एक बार फिर पढ़ के बता देता हूं मैं। सरकारी विधेयक के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग तब संभव है जब विधेयक को पारित करने वाली सरकार, विधेयक को पारित करने वाली सरकार विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व अपना त्याग पत्र दे देती है। यानी राष्ट्रपति ने अभी अनुमति साइन नहीं किया है उस विधेयक पर, उससे पहले ही त्याग पत्र दे दिया सरकार ने। तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पूर्ण वीटो का प्रयोग कर सकता है। इतना समझ में आया? ठीक है, ये लाइन याद रखनी है आपने कि जब विधेयक को पारित करने वाली सरकार विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व अपना त्याग पत्र दे देती है तथा नई सरकार विधेयक पर अनुमति न देने की राष्ट्रपति से सिफारिश करती है। एक लाइन और ऐड करना आपने, जब नई सरकार विधेयक पर अनुमति न देने की राष्ट्रपति से सिफारिश करती है। देखिए अब इलेक्शन होने वाला है, माना अभी कोई क्या हो गया, विधेयक अभी लास्ट में क्या हो गया, माना पास हो गया, राष्ट्रपति ने साइन नहीं किए, कार्यकाल पूरा हो गया, या माना त्याग पत्र दे दिया पहले ही इसने, सरकार ने, और नई सरकार जो आ रही है वो उसका विरोध कर रही है, तो वो राष्ट्रपति से बोल सकती है कि इस पर अनुमति नहीं देनी है, तो फिर पूर्ण वीटो का प्रयोग माना जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति की आत्यंतिक वीटो शक्ति जो है मंत्रिमंडल के इच्छाधीन होती है। तो मैंने कहा यहां से मैं प्रश्न पूछूंगा कि कौन सी मंत्रिमंडल के इच्छाधीन होती है, कौन सी वीटो शक्ति राष्ट्रपति की, आपने बोलनी है आत्यंतिक वीटो। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। कब प्रयोग हुआ? 1954 में। किस पर हुआ? आत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? 1954 में हुआ। पेप्सू विनियोग विधेयक पर हुआ। विनियोग विधेयक बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। क्या बोलते हैं? और ये एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है ये आगे चलकर पढ़ेंगे हम। पेप्सू का मतलब, अब आप बोलेंगे यार पेप्सी तो सुना है, पेप्सू नहीं सुना। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, पेप्सू की फुल फॉर्म निकालेंगे अगर आप, तो जो प्रांत था ना पहले पेप्सू से ही बने हैं आपके, क्या पंजाब वहीं से निकला, हरियाणा वहीं से निकला है, हिमाचल प्रदेश वहीं से निकला है। पहले क्या बोलते थे, जब प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे ना, तो क्या बोलते थे? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, पेप्सू। ठीक है, यूनियन। आगे निलंबनकारी वीटो। कौन सा? निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो। इससे पहले, इसे पढ़ने से पहले, यानी निलंबनकारी वीटो या सस्पेंशन वीटो पढ़ने से पहले आप क्या कीजिए, 2 आर्टिकल देख लीजिए। कौन कौन से? बेरेक्ट में जाइए, एक आर्टिकल 74 देखिए, एक आर्टिकल 111 देखिए। 111 ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। कौन सा? पहले मैं 74 बता देता हूं हल्का सा, कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या लिखा हुआ? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। किनकी सलाह? मंत्री परिषद की सलाह। लेकिन मैंने कहा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 की धारा 11 द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 की धारा 11 द्वारा ये जोड़ा गया इसमें कि परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद की ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। बहुत पहले मैंने शायद क्लास में आपको एक चीज समझाई थी कि एक बार 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। इसका मतलब ये था कि मंत्री परिषद ने जो भी सलाह दी उस पर राष्ट्रपति कार्य करने के लिए क्या है? बाध्य है। तो जब क्या होता है कि कोई विधेयक पास होता है तो उसको भी यही माना जाता है कि सबसे पहले तो मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद ने ही तो किया उसको। ठीक है, सरकार ने क्या कर दिया, विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिया, राष्ट्रपति क्या उस पर सलाह मानने के लिए बाध्य है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसमें कुछ क्या किया गया, कुछ सुधार किया गया। बोला गया भाई राष्ट्रपति हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं, कुछ तो अधिकार दो। तो 44वें संविधान संशोधन से कहा गया कि पुनर्विचार के लिए एक बार, यानी मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेज सकता है। लेकिन अगर फिर दोबारा संशोधन सहित या संशोधन रहित अगर वो फिर दोबारा पास करते हैं या सलाह देते हैं तो उसको राष्ट्रपति मानने के लिए तब क्या होता है? बाध्य होता है।
एक तो ये पढ़ा हमने, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना 111 है हमारे लिए। 111 में लिखा हुआ कि जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, संसद के सदन कौन भाई? लोकसभा, राज्यसभा। यानी जब लोकसभा से कोई बिल पारित हो गया, राज्यसभा से कोई बिल पारित हो गया, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। तो जो अनुमति देता है तो वो भी 111 से देता है, और जो अनुमति रोक लेता है वो भी आर्टिकल 111 से रोकता है। यानी वीटो का हल्का हल्का हिडन में अनुमति रोक लेता है। यहां पर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वीटो पावर क्या है? राष्ट्रपति की दी गई है। तो समझ में आ गया। निलंबनकारी वीटो क्या है? आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को, अब किसी विधेयक को जब हम बोलेंगे साथ में लिखना पड़ेगा भाई हमको, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर, किसको? धन विधेयक को छोड़कर। क्यों? क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। किससे? धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही क्या होता है? लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। और संविधान संशोधन विधेयक, भाई संविधान संशोधन विधेयक पर तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा बोल दिया गया था कि राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। कब कहा गया था? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ये समझ में आ रहा है? यानी पढ़ने का क्रम क्या रखना है आपने? सबसे पहले आप 24वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1971 को याद कर लो। उसमें बोला है कि संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है। क्लियर हो गया? फिर याद करो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, उसमें बोलो कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है। यही तो है। और नंबर 3 पे पढ़ो 44वां संविधान संशोधन, कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978, राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन पुनर्विचार करने के बाद अगर वो फिर दोबारा वही सलाह देते हैं या संशोधनों सहित देते हैं तो इस बार राष्ट्रपति उसको मानने के लिए क्या होता है? बाध्य होता है। क्लियर हो गया? क्लियर? हाँ ना में जवाब दो जी। ठीक है। तो भाई धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। क्या कर सकता है? वापस कर सकता है। लौटाए जाने का प्रभाव सिर्फ अनुमति का निलंबन होता है। अनुमति का मना नहीं होता है, निलंबन, कि भैया एक बार विचार कर लो, पुनर्विचार कर लो। ठीक है। अतः इसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? निलंबनकारी वीटो। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम 1991 में राष्ट्रपति वेंकट रमन ने संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। अरे यार, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। जब सांसद बोल रहे हैं कि हमारी पेंशन बढ़ाओ, वेतन बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, तो राष्ट्रपति को क्या नहीं करना चाहिए था भाई? मजाक कर रहा हूं। किससे कर दिया आपने? आपने ऐसे विधेयक को छेड़ दिया। 1991 में राष्ट्रपति वेंकट रमन ने संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। अब क्योंकि हो सकता है, वैसे तो बड़े विद्वान व्यक्ति थे वेंकट रमन जी, लेकिन अगर इनकी जगह टीएन शेषन जी होते, टीएन शेषन जानते हैं, ये वो निर्वाचन आयुक्त हैं जिन्होंने बताया था कि निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां होती क्या है। वो राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए लड़े। सभी सांसद जानते थे कि अगर ये व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो ये भी बता देगा राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती है। हालांकि चलना तो संविधान के हिसाब से था, लेकिन मैंने कहा कि वेंकट रमन जी के समय में ये प्रयुक्त हुआ। ठीक है। 1997 में डॉक्टर के.आर. नारायणन ने उत्तर प्रदेश एवं बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी प्रस्ताव के संबंध में तथा 2006 में डॉक्टर एपीजे कलाम ने सांसद अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग किया था। यानी निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग कितनी बार, किस किसने किया? सबसे पहले वेंकट रमन जी ने किया। महामहिम वेंकट रमन तत्कालीन। किस पर किया? संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन संशोधन विधेयक पर किया। ठीक है जी। दूसरा,
1997 में KR नारायणन, जो कि पहले अनुसूचित जाति के क्या थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने किया। किस पर किया? उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी विधेयक पर, संबंधी प्रस्ताव पर किया। तीसरी बार किसने किया? 2006 में APJ कलाम ने किया। किस पर किया? सांसद अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक के संबंध में किया। ठीक है। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। ये मैं कथन में देता, कथन स्टेटमेंट असर्शन, कि धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, या उसे रोक कर रख सकता है। क्या कर सकता है? रोक कर रख सकता है, परंतु संसद को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, वापस नहीं भेज सकता। सामान्यतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देता है, क्योंकि संसद में उसकी पूर्वानुमति से ही यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। अब जो मैं क्वेश्चन बनाता, मैं कथन में देता कि राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। कारण में देता मैं कि क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा या राष्ट्रपति की सिफारिश से ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है। किसमें? लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है। कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की पुष्टि करता है। हाँ, पहले वाले में मैं सामान्यता लिखता, मैं क्या लिखता? सामान्यता। मैंने कहा इसमें रोक कर रख सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। धन विधेयक को ऐसा हो सकता है 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। ये याद रहेगा, ये लाइन जरूर याद रखना कि धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब है सबसे इंपॉर्टेंट जेबी वीटो। कौन सा वीटो? पॉकेट वीटो। अरे भाई, ज्ञानी जैल सिंह जी ने एक ही बार प्रयोग हुआ ऐसा। ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर इसका प्रयोग किया था। भारतीय डाक संशोधन विधेयक था 1986 का। शायद उसमें कुछ मूल अधिकार हनन हो रहे थे। क्या हो रहे थे? मूल अधिकारों के हनन का मामला हो सकता था उसमें, इसलिए ज्ञानी जैल सिंह जी ने उसको क्या किया कि टेबल पर पड़े रहने दिया। किस पर पड़े रहने दिया? टेबल पर पड़े रहने दिया। तो यह बोला गया कि राष्ट्रपति जी ने जेबी वीटो का प्रयोग किया है, जेबी वीटो का प्रयोग किया। इतना समझ में आ गया? तो यह बोला था कि वो राष्ट्रपति की जेब में है। किसमें है? पॉकेट में है। लेकिन राष्ट्रपति की पॉकेट में नहीं होता है, टेबल पर पड़ा रहता है। टेबल पर ना तो वो साइन करते हैं, ना ही उस पर क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ना तो अनुमति देते हैं, ना ही उसको उठाते हैं। उसको बोलते हैं जेबी वीटो। क्या बोलते हैं? जेबी वीटो। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया गया, यह राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से प्रयोग की गई वीटो शक्ति का प्रथम मामला था। क्या था? प्रथम मामला था। राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों के लिए कोई वीटो शक्ति नहीं है, क्योंकि 24वें संविधान संशोधन विधेयक 1971 के द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति देना बाध्यकारी बना दिया गया। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि 24वें संविधान संशोधन, जो स्टार्टिंग में बता चुका हूं, 1971 द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है। ठीक, चलिए और कुछ पॉइंट बता देता हूं। 21 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद के लिए 16वें चुनाव में द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति बनी है, चुनी गई हैं। 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ये क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, पहली महिला राष्ट्रपति कौन? तो आपने बोलना है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वो 13वें नंबर की राष्ट्रपति थी। द्रौपदी मुर्मू जो है 16वें नंबर की राष्ट्रपति है। कौन सी? नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे 2 बार। ये बताया था मैंने आपको, 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहने वाले। ठीक है। भारत में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण, ठीक है, एम हिदायतुल्लाह वीवी गिरी के त्यागपत्र के द्वारा, और बीडी जत्थी फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण कार्य किया था। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन है? एक हो गए वीवी गिरी, जो कि जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के कारण बने थे। दूसरे हो गए कौन? एम हिदायतुल्लाह, जो वीवी गिरी के त्यागपत्र के कारण बने थे। और तीसरे हो गए बीडी जत्थी, जो कि फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण बने थे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। समान नागरिक संहिता को लेकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मध्य मतभेद पैदा हो गए थे। दरअसल क्या हुआ, देश जब पहले 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ,
तो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो था ना, वो पता नहीं था कि राष्ट्रपति ज्यादा ऊपर है या प्रधानमंत्री। तो इस पर किसको लेकर, समान नागरिक संहिता, और खासकर मेरे ख्याल से जो डिवोर्स वाला जो कुछ एक कानून था, उसको लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के मध्य क्या हुआ था, मतभेद उत्पन्न हो गए थे। क्या हो गए थे? तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह जी जो पहले राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मतभेद के कारण भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 के संबंध में जेबी वीटो का प्रयोग किया। इंदिरा गांधी जी के समय में भी ज्ञानी जैल सिंह जी थे, राजीव गांधी के समय मतभेद हो गया, जेबी वीटो का प्रयोग कर दिया। एक ही बार हुआ, किस पर हुआ? भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 के मामले में हुआ। इतना क्लियर हो गया। भारत में जो मिसाइल वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए चुनाव सुधार संबंधी विधेयक, लाभ के पद संबंधी विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस किया था। क्या किया था? आपको पता है कि लाभ का पद नहीं माना जाता, सांसदों का, विधायकों का, ये पद लाभ का पद नहीं माना जाता। तो उस समय ये इन्होंने क्या किया कि जेबी वीटो का प्रयोग नहीं किया, इन्होंने क्या किया? निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया। तो मैं बता रहा हूं, अगर टीन सेशन होते तो जेबी वीटो का प्रयोग करते। किसका करते? जेबी वीटो का प्रयोग करते। क्यों करते? ये सहूलियतें हैं कि आप सांसद रहते हुए भी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप विधायक रहते भी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हैं। और यार, अगर मैं सरकारी टीचर हूं तो मुझे पहले त्याग पत्र देना पड़ेगा, तब इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। यानी मैं अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर क्या करूंगा? इलेक्शन लड़ूंगा। और आप अपनी सांसदी के दौरान ही क्या कर सकते हैं? इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो कुछ पदों को लाभ के पद से बाहर किया गया था, बाद में बड़ी भर्त्सना भी हुई उसकी। लेकिन मैंने कहा हाँ, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनको भी लाभ के पद से बाहर कर रखा। और ये कारण ये था कि यार, बारागिरी वेंकटगिरी, वो राष्ट्रपति बनने के लिए त्याग पत्र दे देते हैं। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो जाती है, वीवी गिरी त्याग पत्र दे देते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। समझ में आया? ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन। सबसे कम अवधि के लिए कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबसे लंबी अवधि के लिए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति पद के लिए अब तक कुल 16 चुनाव संपन्न हुए हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू क्रमांक के अनुसार भारत की 16वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए, अथवा व्यक्ति क्रम के अनुसार वे 15वें नंबर की राष्ट्रपति। व्यक्ति क्रम में कौन से नंबर की हैं? 15वें नंबर की। तो व्यक्ति क्रम याद रखना, अगर पूछ लिया तो 15वां। वैसे कौन से नंबर की? 16वें नंबर की। वैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी यदि ले लिया जाए तो अब तक कुल 18 व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। कितने? 18 व्यक्तियों ने क्या किया? राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। मेरे ख्याल से इसमें इतना ही। इसके बाद अगला चैप्टर मैंने स्टार्ट करना है आज। कौन सा? पार्लियामेंट। कौन सा? पार्लियामेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं।